हेलो एवरीवन, आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? इट इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इन दिस देयर विल बी द डीजनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ। जैसे नॉर्मली जो नर्व सेल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ। दिस इज द माइलिन शीथ, बट इन दिस देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ क्रॉनिक इम्यून मेडिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है ये क्यों होगा? ड्यू टू द एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा विच विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। तो इसमें जो माइलिन शीथ अफेक्ट होगी दैट इज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी माइलिन शीथ विल बी डिस्ट्रक्टेड। And it also include the optic nerve. Normally क्या है? Optic nerve comes under the peripheral nervous system, but it is also having the anatomically relationship with the central nervous system. Because जब इसकी formation होती है during embryonic development, तो it is formed from the downward growth of the diencephalon। जो है, जो उनका part है, central nervous system का part है diencephalon, उसी से इसकी outgrowth होती है। So there will also be destruction of the optic nerve. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब जब बॉडी में क्या हो रहा है? इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, तो इन्फ्लामेशन विल बी देयर एंड दैट इन्फ्लामेशन विल डैमेज द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? जो इम्पल्सिस ट्रांसमिशन है दैट विल बी स्लो एंड समटाइम इट मे बी ब्लॉक। देन माइलिनेशन, इसमें क्या होगा? ग्लियल सेल रैप देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड nerve axons. तो ग्लियर सेल्स नॉर्मली आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ग्लियल सेल में क्या कौन सेल्स आएंगे? इट इंक्लूड द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और सिचुअन सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेंगे। सिचुअन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये एक्सोन के अराउंड एक रैपिंग फॉर्म कर देंगे। जो रैपिंग होगी वो एज अ इंसुलेटिंग लेयर वर्क करेगी कि जो इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वो बाहर ट्रांसमिट ना हो, वो उसको इंसुलेट करके रखता है। इसे यहाँ भी दिखाया गया ना कि जो श्वान सेल्स हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो दीज आर द एक्सोन एंड सिचुअन सेल्स रैप अराउंड दीज एक्सोन्स। Then in this oligodendrocytes provide the myelination to the central nervous system. One oligodendrocyte forms myelin sheath around many axons. ये multiple axons के around ये myelin sheath की formation करते हैं। Normally क्या है कि ये जो myelin sheath है it covers the axons. So there will be the saltatory conduction of the nerves. Saltatory conduction मतलब कि एक node of Ranvier से impulse कहाँ jump कर जाएगी? to the next node of Ranvier. next node से नेक्स्ट नोड में ट्रांसमिट होगी, जिससे जो इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बट इसमें क्या होगा? इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस ड्यू टू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देयर विल बी द डैमेज टू दिस माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी, नहीं होगी, तो क्या होगा? जो इम्पल्सिस है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। जो जंपिंग मैनर में साल्टेटरी कंडक्शन जो आपको बताया कि एक जंप लाइक फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है, तो वो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या होगा? ये आइदर इट मे बी स्लो और द इम्पल्सिस ट्रांसमिशन में बी ब्लॉक्ड। देन फंक्शन जो माइलिन शीथ है करती क्या है? इसके फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, अलाउज फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे उनमें जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है दैट इज़ 5 to 120 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 to 120 मीटर्स तक वो जंप कर जाती हैं, बिकॉज there will be the myelin sheath which help in the impulsive jump between the
nodes and it enable the saltatory conduction. It help in the saltatory conduction. Jumping conduction आपको बताया कि एक नोड ऑफ रेनवियर से इम्पल्स कहाँ जंप करे, दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में जंप कर जाएगी. तो जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें जो स्पीड है दैट इज 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड विच इज स्लो. क्यों होगी ये स्लो? जो साल्टेटरी कंडक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस कंडक्शन हो रहा है विच विल लीड टू द डिक्रीज्ड conduction system in the unmyelinated neurons. Then definition. It is a chronic progressive degenerative disorder of the central nervous system. तो degenerative जो मैंने आपको बताया था कि degenerative का मतलब होता है कि with time depletion of body functions. तो इसमें जो central nervous system के न्यूरॉन्स हैं उनमें जो माइलिन शीथ है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, डीमाइलिनेट हो जाएगी. बट इसमें मोस्ट कॉमन कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज. सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिसेमिनेटेड डीमाइलिनेशन. डिसेमिनेटेड मीन्स कि वाइड स्प्रेड, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिस्ट्रक्शन होगा, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे जहाँ माइलिन शीथ अफेक्टेड होगी. तो इट मेनली अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, CNS. देन इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव disease that affect the myelin sheath of the neuron in the central nervous system. Same. It is also known as the disseminated sclerosis or encephalomyelitis disseminata. Sclerosis means hardening. तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, बॉडी माइलिन शीथ को एज अ फॉरेन मटेरियल लेगी और उसको अटैक कर देगी. तो जब अटैक करेगी, उसको डैमेज करेगी, देयर विल बी द इन्फ्लामेशन. तो इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ क्या होता है, जब हीलिंग होगी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द स्कार टिश्यू. तो स्कार टिश्यू are the hard tissue. So there will be the hardening, disseminated, widespread, ki widespread hardening of the myelin sheath. And encephalo means brain, myelin means spinal cord, and itis means inflammation. In this there will be the inflammation of the brain and the spinal cord which will be widespread. The next one are the causes. Causes include idiopathic unknown etiology. The next is the autoimmune disease. In this our immune system will mistakenly attack our own body cells, because कई बार क्या होता है कि बॉडी में अगर किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन, बिकॉज वायरसेस आर आइडेंटिकल टू अवर ओन बॉडी सेल्स. तो जो हमारे इम्यून सेल हैं दे विल मिस्टेकनली attack our own cells. So in this it will mistakenly attack the myelin sheath and causes its degeneration. The next is the genetic predisposition. Genetic predisposition में most common is the HLA-DRB1 gene allele mutation. तो ये जो जीन है it is responsible for the differentiation of the self and foreign cells, की अपने बॉडी सेल्स कौन से हैं और एंटीजेंस कौन से हैं, तो उसके डिफरेंशिएशन में ये जीन रिस्पॉन्सिबल है. बट अगर इसमें म्यूटेशन होती है तो ये क्या है, इम्यून सेल्स है वो क्या है, माइलिन शीथ को एज अ फॉरेन मटेरियल ले लेंगे एंड दे विल अटैक द माइलिन शीथ एंड कॉजेज इट्स डिजेनरेशन. द नेक्स्ट कॉज इज द environmental factor. Environmental factor include vitamin D deficiency. So vitamin D help in the suppression of the overactive T cells. जो vitamin D है it also act as a immune modulator which help in the suppression of the excessive immune response. But if there will be the deficiency of the vitamin D, then there will be the no suppression, so there will be the chances of the autoimmune disease. Then low sun exposure, जैसे कि मैंने आपको बताया कि due to low sun exposure there will be vitamin D deficiency which will lead to the overactive immune cells. The next is the viral infection. Viral infection include infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus infection, herpes simplex virus infection, because viruses are identical to our own body cells. So our body, our immune cell will misinterpret our own body cell as the viruses and they will kill viruses and also our own body cells. The next is the lifestyle. Lifestyle में अगर बात करें तो smoking. बिकॉज स्मोक में क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो दीज केमिकल विल इंक्रीज द प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस. जो ये साइटोकाइंस होती हैं ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, अगर उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो दे विल स्टिमुलेट द मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स एंड दे विल एक्सरबेट द ऑटोइम्यून अटैक.
ये जो ऑटो इम्यून अटैक है उसको और ज़्यादा उसकी सेवेरिटी को इंक्रीज कर देंगे. द नेक्स्ट इज द ओबेसिटी. एडिपोकाइन फैट सेल प्रोड्यूस हॉर्मोन्स विच आर कॉल्ड एज द एडिपोकाइंस एंड ये एक मैसेंजर होते हैं बिटवीन इम्यून सिस्टम्स. अगर फैट सेल्स का लेवल इंक्रीज हो जाए तो प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इंक्रीज हो जाएंगे जो स्टिमुलेट करेंगे टी सेल्स को एंड देयर विल बी द ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स. Then if there will be low physical activity, there will be chances of the obesity. And next is the stress or immune trigger. Stress की वजह से क्यों होगा? Because if there will be the stress, there will be the release of cortisol, जो stress hormone है वो ज़्यादा release होगी and there will be immune dysregulation. मतलब इम्यून सुप्रेशन तो नहीं होगा बट डिसरेगुलेशन हो जाएगा जो ऑटो इम्यून डिजीज में मोस्ट कॉमनली होता है. देन नेक्स्ट आर द क्लासिफिकेशन इंक्लूड द रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन 85% केसेस में ये होता है. रिलैप्सिस होंगे. रिलैप्सिस मीन्स की एक्सर्वेशन की जो सिम्टम्स हैं या तो जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाएंगे या तो न्यू सिम्टम इसमें अपीयर होंगे. देन देयर विल बी द पीरियड ऑफ रेमिशन मीन्स रिकवरी कि पहले क्या होंगे सिम्टम नए सिम्टम अपीयर होंगे या तो जो एग्जिस्टिंग सिम्टम थे वो वर्स हो जाएंगे. उसके बाद देयर विल बी द पीरियड ऑफ द रिकवरी की जो सिम्टम है दे विल डिसअपीयर और इम्प्रूव. तो बिटवीन रिलैप्सिस द डिजीज रिमेन स्टेबल एंड नो प्रोग्रेशन. द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसमें जब जो रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जब वो खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसमें जो अटैक हैं वो लेस हो जाएंगे बिकॉज देयर विल बी द लेस इन्फ्लामेशन बट सिम्टम है दे विल अपीयर. वो सिम्टम रहेंगे लास्ट रहेंगे लंबे टाइम तक एंड पेशेंट सिम्टम स्टेडीली वर्सन विद द डिटेरिएटिंग फंक्शन ओवर टाइम. पर्सन के जो सिम्टम है वो वर्सन हो जाएंगे टाइम के साथ साथ. लेस इन्फ्लामेशन होगी बट क्या है डीजनरेशन ज़्यादा होगा इस फेज में है ना. And it reflect long-term damage, reduced ability of CNS to repair the myelin. अब क्या है इस स्टेज में माइलिन शीथ रिपेयर की जो एबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. And third phase is the primary progressive multiple sclerosis which is called as the PPMS. It account for 10 to 15% of cases. तो ये जो phase है it will start from the disability से ही ये start होगी. लास्ट फेज में क्या था लास्ट स्टेज में जो सिम्टम थे वो वर्सन हो जाएंगे. तो इसमें जो पर्सन डिसेबिलिटी से ही स्टार्ट होगा सिम्टम और ज़्यादा वर्सन हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो रिलैप्स और रेमिशन की जो रिकवरी और जो सिवियरिटी थी सिम्टम की जो फेजेस में हमने पीछे पढ़ा कि पहले सिम्टम अपीयर हो रहे थे वो रिकवर हो रहे थे तो वैसा इसमें नहीं होगा. एंड इट विल मोस्टली अफेक्ट द मोबिलिटी एंड द स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट बिकॉज जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी जो भी मोटर सिग्नल्स हैं सेंसरी सिग्नल रिफ्लेक्सेस एक्शन है या ऑटोनॉमस जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है. ये एक पाथवे है असेंडिंग और डिसेंडिंग जो न्यूरोनल पाथवे है ना उसका एक ये पाथवे है. तो अगर ये अफेक्ट होगा इसके न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे तो सिग्नल विल आल्सो अफेक्ट तो स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगी एंड डिसेबिलिटी इंक्रीजेस स्टेडीली ओवर टाइम. नेक्स्ट इज द रेडियोलॉजिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम. तो इसमें पर्सन का जो MRI है दैट विल बी abnormal but the person doesn't have any symptom of the multiple sclerosis. Multiple sclerosis symptom may happen in the future. कि person में future में वो symptom appear हो सकते हैं but अभी presently symptom are not present. The next is the pathophysiology due to etiological factors such as genetic susceptibility or environmental triggers such as HLA gene mutation, viral infection and vitamin D deficiency which we already had discussed. It will lead to the activation of autoreactive T cells की जो T cells हैं उनका autoreactive activation हो जाएगा वो खुद activate हो जाएंगे which include CD4 cells, T helper 1 cell and the T helper 17 cells. So this will lead to the loss of the self tolerance कि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन जो ये सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से सेल्फ हैं कौन से अपने बॉडी सेल्स हैं कौन से फॉरेन बॉडी सेल्स हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगा एंड माइलिन रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन मटेरियल. सो देयर विल बी द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर एंट्री ऑफ द इम्यून सेल्स दैट इज द T cells, B cells and macrophages into the central nervous system. This will lead to the CNS inflammation. So inflammatory mediator will be released which include IFN, interferon, gamma,
interleukin 17, tumor necrosis factor alpha. So these are released in the central nervous system, which will lead to the inflammation. And it will also lead to the activation of the microglial cells and macrophages. Microglial cells are the immune cell present in the brain or central nervous system, and the macrophages come from the blood into the CNS by crossing the blood-brain barrier. This will lead to the demyelination of the neurons. So due to inflammation there will be the lesion formation, because जब भी inflammation होगी तो क्या होगा उससे कि जो normal body tissues हैं they are replaced by the scar tissue और वो hard हो जाएंगे. So it will lead to the axonal injury and degeneration, which will lead to the scarring and sclerosis. There will be neuronal dysfunction and conduction block, because क्या हुआ कि myelin sheath की वजह से क्या हुआ, destruction of the myelin sheath will lead to the scarring of the tissues. Then this scarring will lead to the conduction block, and there will be the appearance of sign and symptom, which we will study in the next slides. And there will be incomplete remyelination, and there will be relapse and remission pattern. In later stages there will be the permanent disability. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो सेंसरी सिम्टम, बिकॉज इस कंडीशन में क्या है कि जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो बिल्कुल या तो स्लो हो जाएंगी या तो ब्लॉक हो जाएंगी. तो ये सेंसरी सिम्टम्स भी कॉज करेगा, मोटर सिम्टम्स, सेरिब्रल सिम्टम्स, या तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो अफेक्ट होंगे, ऑटोनॉमिक फंक्शन अफेक्ट होंगे, बिकॉज जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से सारे सिग्नल असेंडिंग सिग्नल्स भी जाते हैं और डिसेंडिंग सिग्नल्स भी स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके आते हैं. तो सारे सिग्नल्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं. तो सेंसरी सिम्टम इंक्लूड नमनेस, टिंगलिंग ऑन द फेस, एक्सट्रीमिटी, ब्लड विजन, vertigo, tinnitus, decreased hearing. तो numbness means की loss of sensation, and tingling means pains or needle breaking like sensation. तो mainly in the face or extremity. blood vision होगा because it will also affect the optic nerve, क्योंकि जो optic nerve का origin है that is from the central nervous system. So next is the वर्टिगो, क्योंकि लीजन कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, कि जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुई है वो ब्रेन स्टेम में है, तो उस वजह से बैलेंस सिस्टम भी अफेक्ट होगा. टिनिटस, टिनिटस मीन्स रिंगिंग इन द ईयर. तो ये क्यों होगा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, बिकॉज लीजन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम. एंड डिक्रीज हियरिंग, ये भी hearing भी इसी वजह से affect होगी, because there will be the lesion in the brain stem. So due to brain stem damage there will be the involvement of the auditory pathway. Then motor symptoms. मोटर सिम्टम में क्या होगा, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब, ट्रंक और द हेड, एंड द स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल दैट आर क्रॉनिकली अफेक्टेड. स्पास्टिसिटी इसलिए होगी बिकॉज जो इनहिबिशन का सिग्नल आएगा दैट विल ऑल्सो कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो अफेक्ट होगा, वो सिग्नल प्रॉपर आगे नहीं आ पाएगा, जिस वजह से स्पास्टिसिटी होगी. देन सेरिब्रल साइंस इंक्लूड द निस्टैगमस, विच इज कॉल्ड एज द इनवॉलेंट्री रिदमिक आई मूवमेंट, ataxia, loss of coordination, dysarthria, which is called as the slurred speech, and dysphagia means difficulty in swallowing. The next are the ocular symptom, because there will be the involvement of the optic nerve. So जो neurons हैं optic nerve में, उनकी myelin sheath भी affect होगी. Then optic neuritis, it is the inflammation of the inflammation and degeneration of the optic nerve. blood vision हो सकता है, decreased visual acuity, pain on the eye movement, partial or complete vision loss, diplopia means double vision, and nystagmus will be there. The next are the bowel and bladder. Bowel and bladder symptom include the constipation, spastic bladder, urinary urgency and frequency, flaccid bladder, and there will be the sexual dysfunction. Sexual dysfunction include decreased libido, painful intercourse, decreased vaginal lubrication, emotional effect, which include loss of self-esteem, anger, depression or euphoria. The next are the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation include the history collection. History collection में क्या history लेंगे regarding the onset, duration,
ड्यूरेशन में जैसे कि एपिसोडिक है या कॉन्टिन्यूस है, देन पैटर्न ऑफ द डिजीज़ की अटैक्स हैं या अटैक्स विद रिकवरी है, तो वो मतलब पैटर्न उनसे पूछेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे नमनेस है, वीकनेस है, तो उसके लिए चेक करेंगे। देन ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए चेक करेंगे, बिकॉज विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द माइलिन सिंथेसिस, और ये माइलिनेशन रिएक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्टिव माइलिन फॉर्मेशन होगी। देन थायराइड डिसऑर्डर के लिए चेक करेंगे, बिकॉज इफ़ देयर विल बी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है तो ये कंडीशंस क्यों होती है। इसमें जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ द ऑटो इम्यून डिसीज़। तो अगर वो ऑटो इम्यून डिसीज़ थायराइड डिसऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द माइलिन शीथ, बिकॉज जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, अगर ये वाली ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो भी रिस्क है पेशेंट को कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के उसको चांसेस हो सकते हैं। देन CSF एनालिसिस विच इंक्लूड CSF एनालिसिस में क्या आइडेंटिफाई होगा, ओलिगोक्लोनल बैंड प्रेजेंट होगा। ओलिगोक्लोनल बैंड आर द इम्यूनोग्लोबुलिन G protein which are found in the CSF. So elevated IgG index is also there. The next is the MRI. In this, gadolinium enhanced MRI is done. It highlights the active inflammation, showing contrast enhanced lesion that indicate recent demyelination. The next is the CT scan करेंगे डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड पैट स्कैन विल शो द सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ द प्लाक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लीजन फॉर्मेशन हो रहा है, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द पैट स्कैन। द नेक्स्ट इज द OCT, दैट इज द ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो इट मेजर्स द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस, क्योंकि क्या होगा, इससे रेटिनल जो नर्व फाइबर है वो भी डैमेज होंगे, वो भी डीमाइलिनेट हो जाएंगे, तो वो चेक करेंगे इसमें थिकनेस कितनी है उसकी, कि जैसे इससे क्या होगा, फिक्शन की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, तो थिकनेस चेक करेंगे। डिटेक्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज, कितनी डैमेज हुई है, तो उसके लिए करेंगे OCT, दैट इज द optical coherence tomography. The next is the evoked potential, which include the visual evoked potential which detect the optic nerve demyelination. The next is the management include the pharmacological management, जिसमें corticosteroid देंगे, तो these will decrease the inflammation and it will shorten the duration of the relapse, और जो exacerbation हो रही है, जो severity increase हो रही है symptom की, वो इससे reduce हो जाएगी। तो most common drug is the methylprednisolone 1 gram IV methylprednisolone daily for 3 to 5 days is given, and oral, if orally अगर आप दे रहे हो पेशेंट को, तो oral prednisolone at 1 gram 250 mg daily can be a substitute for 1 gram IV methylprednisolone. Next is the therapeutic plasma exchange और the plasmapheresis। तो इसमें जो प्लाज्मा है उसको ब्लड सेल से सेपरेट किया जाता है, बिकॉज जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, ऑटो एंटीबॉडीज दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, तो उनको ब्लड से सेपरेट कर दिया जाता है और बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लड को रिमूव किया जाएगा बॉडी से, और एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो इंजेक्टेड टू द पेशेंट। द एंटीकोगुलेंट यूज्ड इज द सिट्रेट, बिकॉज इट विल बाइंड विद द कैल्शियम and prevent the clotting of the blood. So after the removal of the plasma, replacement plasma is also given to the patient, and that plasma is added to the fluid and is returned to the patient body में ये return हो जाएगा। Next is the IVIG, that is IV immunoglobulin monotherapy। तो ये जब plasmapheresis या IV steroid नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, तो उस कंडीशन में IV इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। तो ये इसका काम मेनली क्या है, इट कंट्रोल द इम्यून सिस्टम की जो ओवर एक्टिवेशन इम्यून सिस्टम का हुआ है उसको ये कंट्रोल करे। द नेक्स्ट इज द इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग। तो ये क्या करेंगे, इम्यूनिटी को सुप्रेस करेंगे जिससे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। इट इंक्लूड द एजेंथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड। द नेक्स्ट इज द बैक्लोफेन। बैक्लोफेन इनहिबिट प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, बिकॉज इस कंडीशन में रिफ्लेक्सेस भी अफेक्ट होंगे। देन नेक्स्ट इज द डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन मेनली जो सिम्टम है स्पास्टिसिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज द अमेंटिडीन। अमेंटिडीन इज ऑल्सो यूज्ड टू रिलीव द सिम्टम्स सच एज जो स्पास्टिसिटी है, रिजिडिटी है, फटीग है, उसको डिक्रीज करने के लिए अमेंटिडीन भी दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज द DMT, दैट इज द डिजीज मॉडिफाइंग
थेरेपी। तो इसमें आ जाएंगे इंजेक्टेबल, ओरल और इन्फ्यूज्ड मेडिकेशन। तो इट इंक्लूड लो एफिकेसी ट्रीटमेंट, मॉडरेट एफिकेसी और द हाई एफिकेसी, जिनकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो ये इसमें आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आर द इंटरफेरोन, क्लेड्रिबीन, ओक्रीलीजुमैब। द नेक्स्ट इज द इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स विच आर कॉल्ड एज द इंटरफेरोन। तो ये क्या करेंगे, दे सुप्रेस टी सेल एक्टिवेशन एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो इनको ये सुप्रेस कर देंगे, जिससे जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाए। देन सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड राइसोटोमी। तो in this procedure, the selective sensory nerve root are cut and destroyed to reduce the severe pain and the spasticity। अब इसमें जो रूट है वो भी अफेक्ट होगा, सेंसरी रूट अफेक्ट हो रहा है, तो राइसोटोमी में जो नर्व पेन या तो स्पास्टिसिटी कॉज कर रही है उसको कट कर देंगे। देन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक इट इज़ नॉट अ रूटीन ट्रीटमेंट बट इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर सर्टन सिम्टम, जैसे कि जो सिवियर ट्रेमर्स हैं, ये न्यूरोपैथिक पेन है इस कंडीशन में, तो उसको कम करने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है। तो इट इज़ अ न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए जाते हैं ब्रेन में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थैलमस, बिकॉज दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट विल कंट्रोल द एबनॉर्मल नर्व सिग्नल। और ये न्यूरो स्टिमुलेटर यहाँ प्लेस किया जाता है चेस्ट में, तो ये एक रिदम में सिग्नल आगे ट्रांसमिट करेगा और जो एबनॉर्मल सिग्नल होंगे उसको ये स्टॉप कर देगा, सुप्रेस करेगा। द नेक्स्ट इज द इंट्राथिकल बैक्लोफैन पंप थेरेपी फॉर स्पास्टिसिटी कंट्रोल। तो ये मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम है स्पास्टिसिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। वैसे इसको ओरली भी देते हैं, बट अगर उस कंडीशन में इफेक्टिव नहीं है तो इसका बैक्लोफेन पंप की फॉर्म में ये बॉडी में प्लेस किया जाता है और जो एक कॉन्टिन्यूस वे में मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा। बैक्लोफेन डायरेक्टली प्लेस्ड इनटू द इंट्राथिकल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड बाय अ कैथेटर इफेक्ट। तो कैथेटर के थ्रू जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में चली जाएगी, और वो अपना इफेक्ट जो स्पास्टिसिटी वगैरह सिम्टम अराइज हो रहे हैं वो इससे कम हो जाएंगे। देन अदर थेरेपी इंक्लूड द, बिकॉज इसमें क्या है, बॉडी जो पर्सन है, पेशेंट है, वो डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरों पे, तो उसको थेरेपीज की जरूरत है ताकि वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग तो कर पाए। फिजिकल थेरेपी आ जाएगा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वॉकर प्रोवाइडेड टू एटेक्सिक पेशेंट, अगर एटेक्सिया है तो उस कंडीशन में। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इट इंक्लूड द डाइट, कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, होल ग्रेन्स का यूज़ ज़्यादा करना है। देन रेगुलर एक्सरसाइज, मेनली माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करनी है फॉर हाफ टू 1 आवर। इट विल हेल्प टू रिड्यूस द फटीग और द स्टिफनेस। सो अवॉइड स्मोकिंग, जो इसमें हमने रिस्क फैक्टर और कॉजेज में किया कि ये भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो स्मोकिंग, एक्सेस स्ट्रेस, ओवर हीटिंग, इट विल वर्सन द सिम्टम। देन एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट, because vitamin D deficiency will also lead to this condition, and early diagnosis and the treatment and regular follow-up will be there. Then these are the nursing diagnosis. So this is all about the multiple sclerosis. Thank you.